तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बढ़िया से कल होली बिताई होगी, किसी प्रकार की कोई झगड़ा झंझट नहीं किया होगा, एकदम शांतिपूर्वक होली व्यतीत किया होगा। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप मेरी तरफ से भी आप सभी को। चलिए, तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ आवेशित रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। अब हो सकता है कि रेगुलर वीडियो आए, अगर बीच में कोई बाधाएं ना आई तो, क्योंकि बहुत सारे बाधाएं आती रहती हैं बीच में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका था कि अगर कोई आवेशित तार है ऐसा, तो इसके इधर या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा निकाल चुके थे। उसके बाद अगर कोई तार ऐसे हो तो इसके वजह से ऐसे इस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये सब कुछ पढ़ लिए हैं हम लोग। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हैं। आज के बताऊंगा कि अगर कोई इसी तार को मैं घुमा के गोलाकार बना दूं, मतलब रिंग बना दूं, तब उस तार के सेंटर से कुछ दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको देखने के लिए समझने के लिए एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना होगा बिना स्किप किए, तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा दिक्कत होगी। ठीक है, आइए। सबसे पहले तो मुझे पता है सेम टेक्निक अपनाएंगे जो पिछले में अपनाए थे कि हमें इस पूरे रिंग की वजह से निकालना है यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमें केवल फार्मूला पता है बिंदु आवेश की वजह से कि बिंदु आवेश की वजह से किसी r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब हमें पता है। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम निकालेंगे, इसी टेक्निक का। पूरे रिंग की वजह से तो हम यहाँ पे निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें फार्मूला ही पता है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज काटेंगे, dq चार्ज। और इसमें सब कुछ दिया है, बोला है कि इस पे चार्ज q है, इस रिंग पे चार्ज q है और इसका रेडियस r है, और इसके केंद्र से a दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए, मैं यहाँ पे एक dq छोटा सा चार्ज काट लिया। अब हमें इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे पता चला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इस पूरे रिंग को निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके। अब इस dq मिल गया, हमें dq मिल गया। अब यहाँ से इस बिंदु की दूरी भी तो चाहिए, तो मान लिया कि ये यहाँ से ये दूरी ये है। बताओ अब ये दूरी कितना होगी, बताओ। यहाँ पे त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, क्योंकि ये वाला एंगल ये थीटा कोण है। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय हम निकाल सकते हैं। ये कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ये दूरी कितनी होगी, रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस आवेश और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा में होगी, इधर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। अब ये चार्ज भी dq है, इसलिए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, de इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया मैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, de। कोई दिक्कत। अब इसके वजह से हमें यहाँ पे पता चल जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, de कितना है, तो हम इंटीग्रेट करके इसको निकाल नहीं सकते हैं। अजय, अब हमें ये भी चेक करना होगा क्या इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इधर ही होगा, नहीं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में भी होगा और कुछ y में भी होगा। कैसे निकालेंगे, आ जाओ, इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं मैं ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो या ये एंगल भी थीटा होगा शीर्षाभिमुख कोण से, बोलो। अब ये d है, यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसका कंपोनेंट लेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और कुछ इसके परपेंडिकुलर इधर भी होगी, यानी कि इसका कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ कितना आएगा, de cos थीटा। थीटा की तरफ कितना आता है, de cos थीटा। कंपोनेंट कैसे लेते हैं आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं 11th में या शॉर्ट वीडियो में किसी दिन बता दूंगा कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अदरवाइज अभी फिलहाल समझिए, जब भी थीटा की तरफ कंपोनेंट लेते हैं तो कंपोनेंट क्या आता है, de cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के विपरीत कितना आएगा, de sin थीटा, यानी कि थीटा की तरफ cos आता है और थीटा के विपरीत sin आता है। ठीक है, यानी कि इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x में भी होगी इतना और y में भी होगी इतना। आई बात समझ में।
अब पूरे रिंग की वजह से बात करेंगे तो क्या पूरे रिंग की वजह से भी कुछ x में होगा, y में भी होगा? उसके लिए मैं यहाँ पे इसके ठीक सिमेट्रिक पॉइंट ले रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैं, इस पॉइंट से यहाँ पे भी चार्ज डिक्यू हुई है, इस पॉइंट से इस आवेश से इस पॉइंट के बीच की दूरी भी क्या होगी, सेम होगी। बोलो, ये है हमारा पॉइंट चार्ज और ये है डिक्यू पॉइंट जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, डीई ही होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिक्यू है, यहाँ भी चार्ज डिक्यू है। मतलब ये जितना दूरी है उतना ही दूरी ये भी होगा, क्योंकि ये भी तो आर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर ही है, और यहाँ से यहाँ तक ए है, यानी कि ये डिस्टेंस भी होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा और ये थीटा, यानी कि ये एंगल दोनों और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब देखो इसका भी कंपोनेंट लेंगे तो इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा और कुछ वाई में होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितना होगा, डीई कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से देखो, एक चीज दिख रहा है कि इसके ठीक ये सिमेट्री है, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज था वही चार्ज यहाँ पे था। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में इसके वजह से भी है और इसके वजह से भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से वाई में भी है कुछ और इसके वजह से वाई में है। लेकिन एक बात यह है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये, क्योंकि पॉइंट चार्ज दोनों सेम है और दोनों से ये पॉइंट के डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। जितना दूर इस पॉइंट से ये है उतना ही दूर ये भी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी एक्स में वाई में वही होगी इधर भी। यानी कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बोलो, यानी कि जो भी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल एक्स में होगा। नहीं, अगर मैं इसका यहाँ भी कोई पॉइंट चार्ज लूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसके वजह से यहाँ पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से अंदर की तरफ होगा जेड में और एक्स में होगा। उस तरीके से इसके वजह से इधर की तरफ होगा जेड में बाहर की तरफ और एक्स में भी होगा कुछ। तो जेड वाले तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट दिशा में होंगे ना, अपोजिट दिशा में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल एक्स में होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, केवल एक्स में। बोलो, आ रही है बात समझ में? यानी कि इस पूरे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में ही होगा, वाई वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जेड वाला ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। इसका सिमेट्री अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उधर भी बनेगा और एक्स में बनेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे। अरे बात ना, बोलो, यानी कि हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही निकालना होगा। अगर मुझे किसी तरीके से डीई का मान पता चल जाए तो हम एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है निकाल लेंगे। और जो डीई कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब अगर इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज कितना, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डीई है, तो डीई का मान कितना होगा, के क्यू का मान कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, डी क्यू अपान में आर स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट चार्ज से इस बिंदु की दूरी कितनी है, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलो, यानी कि यहाँ पे डी का मान कितना होगा, के डी क्यू अपान इतना। अब इसका स्क्वायर करो, रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, के डी क्यू बटा में। अब किसी भी संख्या रूट में है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, वो संख्या ही मिलेगी। किसी भी संख्या रूट में है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, ये याद रखना। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यानी कि डीई का मान कितना हो गया, के डी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रिंग की वजह से। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इधर की तरफ कितना है। अब हम पूरे रिंग की वजह से निकालेंगे ना, पूरे रिंग के वजह से, रिंग के कारण कितना होगा, बोलो, पूरे रिंग की वजह से इधर है ना, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई में और जेड में तो कैंसिल हो जाएगी ना। बोलो, जितना इधर है उतना ही अपोजिट दिशा में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये नीचे ये ऊपर। बोलो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल एक्स में होगा, यानी कि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या लिखता हूँ,
डी ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? बोलो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इस पूरे रिंग की वजह से एक डायरेक्शन में होगा। अब निकाल लो, डी ई का मान पता ही है, इसमें रख दो। डी का मान कितना है? के डी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब कॉस थीटा का मान क्या होगा? ध्यान से देखो, इस फिगर में ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये यहां से हम कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। ध्यान से, इस फिगर में यहां बना रहा हूं मैं, ये ए है, यहां से ये बिंदु की दूरी ए है ना, ये वाली दूरी कितना है? ए है। ये वाला डिस्टेंस आर है, और ये कितना है? रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और ये एंगल है थीटा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लूं तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ल होता है। आधार कितना है? ये लंब, ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये वाला आधार और ये वाला कर्ल। यानी कि आधार का मान कितना है? ए है, और कर्ल का मान इतना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार का मान ए डिवाइडेड बाई कर्ल कितना है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। कोई दिक्कत? किसी भी संख्या रूट में है तो उसका पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कॉस थीटा का मान ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे उठा के यहाँ पर रख दो इसका मान, कॉस थीटा का मान। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। इंटीग्रेशन के डी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा के जगह क्या रख देंगे? इतना ए बटा में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। नहीं? आ जाओ, इसके आगे कर लो। यहाँ पे ये मिटा दूं मैं, नोट करो यहाँ पर, ये पहले नोट कर लो, उसके बाद इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। आप देखिए, इसको कैलकुलेट करो आगे। ई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन के डी क्यू, ऊपर ए है, नीचे में देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर दो संख्याएं हैं जिनका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो उनको पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे ए का पावर n इंटू में ए का पावर m है, तो हम कैसे जोड़ते हैं? बेस समान है तो बेस लिख देते हैं नीचे, अपान में पावर में क्या करते हैं? ए प्लस एन प्लस एम जोड़ देते हैं। यही तो करते हैं। अगर बेस सेम होता है तो घात को जोड़ देते हैं, सिंपल। ठीक, और जब बेस सेम है तो बेस को पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो 1 और प्लस 1/2 जोड़ो कितना होगा? 1 प्लस 1/2 को जोड़ कितना होगा? 2 कम 2 और 1 3/2, यानी कि 3/2 होगा। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन किसका होता है? वेरिएबल का। इसमें डी क्यू का केवल इंटीग्रेशन होगा, बाकी सबको बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा? के ए अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और इंटीग्रेशन किसका होगा? केवल डी क्यू का। बोलो, अब इंटीग्रेशन डी क्यू करेंगे तो कितना होगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जैसे डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है? एक्स होता है केवल। ठीक है, बोलो, यहाँ पे जो होता है वही बाहर आता है इंटीग्रेशन में। ठीक, अब इंटीग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में, जो भी होगा। मैथ में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अब इतना तो मूर्ख है नहीं आप, अब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ये तो आती होगी। चलिए, तो इंटीग्रेशन डी क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूंगा के ए इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यानी कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। किसी रिंग के वजह से उसके सेंटर से ए दूरी पर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि इस रिंग के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इतना होगा, के ए क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। जहां ए क्या होगा? इसके सेंटर से, रिंग के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यू क्या होगा? इस पूरे रिंग पर कितना आवेश है। आर क्या होगा? इस रिंग की त्रिज्या। ठीक है, और के का तो सबको मान पता है। के का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है,
यहां तक नोट करो। उसके बाद मैं इसके बताऊंगा कि इसका सेंटर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके केंद्र में कितना होगा। ठीक है, नोट करो, मिटा दो। चलो, ये याद रखना। ठीक, अब आज हम केस लेंगे 1 2 3। केस फर्स्ट और केस सेकंड में क्या होगा, ध्यान से देखिए। केस फर्स्ट, अगर मैं पूछूं कि ये जो पॉइंट है इसके सेंटर में रख दिया जाए, ये पॉइंट उठा के सेंटर में रख दिया जाए, यानी कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, तब क्या होगा, रिंग के केंद्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। आ जाओ, अगर मैं रिंग के केंद्र में पूछूं सेंटर में यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा उठ के, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आएगा तो ए का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जब रिंग के केंद्र पूछा जाए तो ए की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0। उस केस में इस फार्मूले में रख दो, ए की जगह पर 0 रख दो, क्या हो जाएगा, के इंटू में ए का मान 0 इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई ए की जगह पे 0 इंटू में आर का स्क्वायर प्लस 3/2। यानी कि 0 है ना, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। यानी कि अगर रिंग के केंद्र में पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, 0। अगर इस रिंग के सेंटर में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, बोलो। रिंग के केंद्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। केस सेकंड लेंगे, केस सेकंड, यानी कि केंद्र में इलेक्ट्रिक, इसके केंद्र में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, 0 का मतलब ये है। ठीक, अब देखो, अगर मैं बोल दूं कि ये जो ए है वो इससे बहुत बहुत दूर हो जाएगा, मान लो ये मैं इस पॉइंट को इन्फाइनाइट कर दूं, बहुत दूर कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को इससे इस पॉइंट इस रिंग से बहुत दूर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यानी कि ए बोल दूं कि बहुत बहुत बड़ा है आर की तुलना में, यानी कि मैं आर को क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ, इसके कंपेरिजन में आर बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि ये आर जो होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी तुलना में। अगर मैं इस पॉइंट को इस रिंग से बहुत दूर लेके चल जाऊं, बहुत दूर, तो ए की तुलना में ये आर नगण्य हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, लगभग करीब 0 नहीं होगा भाई, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, 0, यानी कि इसको नगण्य मान सकता हूँ। ठीक है, यानी कि आर को 0 मान लो इस केस में, अब इसमें रखो आर का जगह पे 0, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, के ए इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर तो 0 हो गया ना, क्योंकि ए बहुत बड़ा हो जाएगा आर की तुलना में, यानी कि आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आर के जगह पे क्या रख दो, 0 का पावर 3/2, यहाँ से कैलकुलेट करो, के ए क्यू अपान, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा ना, इसका पावर क्या है, 3/2। अब देखो पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ए का पावर 3, यानी कि ई बराबर क्या हो जाएगा, के ए क्यू अपान ए का पावर 3, इसको कटा दो, ए से ए कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, के क्यू अपान ए का स्क्वायर। यानी कि अगर इस रिंग से बहुत दूरी पे पूछा जाए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपान ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये जो फार्मूला है ना, ये पॉइंट चार्ज के वजह से ही तो फार्मूला है, यही तो फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र, बोलो। यानी कि अगर किसी पॉइंट को इस रिंग से बहुत दूरी पे ले जाया जाए और पूछा जाए कि वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पे ये जो होगा उस बिंदु आवेश, उस बिंदु से देखने पे ये जो रिंग होगा ना, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा, बिंदु आवेश की तरह। फार्मूला से स्पष्ट हो रहा है भाई, के क्यू अपान ए स्क्वायर, ये क्या है, बिंदु आवेश के लिए होता है ना। यानी कि अगर मैं बहुत यहाँ पर रिंग रख दूं और इससे बहुत दूर जाके देखूं तो रिंग कैसा दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से दिखेगा, छोटा चार्ज। आ रही बात समझ में। यानी कि अगर इस रिंग से बहुत दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो हम सिंपल ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, बोलो। नहीं, इतना उतारो।
अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, कमेंट करो। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये रहा हमारा रिंग का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी एक्सिस में, ठीक। और उसके सेंटर में 0 होगा, अक्षीय स्थिति में ये होगा और केंद्र में 0 होगा। अगर इधर पूछा जाए तो भी इतना ही होगा और इधर भी पूछा जाए तो भी इतना ही होगा। और केवल एक्स में होगा, वाई में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ना तो वाई में होगी और ना ही जेड में, ठीक है, केवल एक्स डायरेक्शन में। यानी कि अगर ये रिंग है ना तो रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल, समझो। जैसे मान लो ये रिंग है ना और ये इसका सरफेस है, तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ही होगी, ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ना ही इधर, और ना ही इसके इधर और ना ही इधर। आ रही बात समझ में? केवल और केवल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं ऐसे कोई रिंग रख दूं, यहाँ पे ऐसे कोई रिंग रख दूं, तो अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो कहाँ पे होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना तो इधर होगा और ना ही इधर। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं कि इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल नीचे होगा, ठीक है ना। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहा तो, अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इधर की तरफ होगा। आ रही बात समझ में? अगर इस पर निगेटिव चार्ज होगा तो इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। कोई दिक्कत? और कितनी होगी? इतनी होगी। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। पहले ये मैं पूरा जितना भी है इस प्रकार का है उसको खत्म कर लूँ, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक एक टॉपिक पे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, इसी से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए गुड बाय।